मैं सूरज आप सभी का वर्ड इनकार्नेशन में स्वागत करता हूं। आज का विषय है भारतीय कपड़ों का युग। आज के सेशन में यह समझने का प्रयास करेंगे कि मशीन उद्योगों से पहले किस प्रकार से भारत में कपड़ों का उत्पादन होता था और इस उत्पादन के ज़रिए किस प्रकार से भारतीय जो सौदागर थे वे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाते थे और किस प्रकार से वे लोग बंदरगाहों के माध्यम से विदेशों में अपने उत्पादों को बेचते थे और कैसे तमाम जो भारतीय बंदरगाह हैं इस काल में फूले फले और उनका विकास हुआ और ब्रिटिशर्स के आने के बाद से इन बंदरगाहों पर क्या असर पड़ा, कैसे इनका पतन हुआ और कैसे कोलकाता उसके बाद से बम्बई ये बंदरगाह है इनका विकास हुआ और किस प्रकार से जो ब्रिटिशर्स थे इनका एकाधिकार भारतीय कपड़ों के उत्पाद पर और इसके व्यापार पर हुआ। आज के सेशन में इन्हीं सब बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं महीन कपास। अगर कपास की बात की जाए तो वैसे तो दुनिया के तमाम देशों में कपास की खेती होती थी, लेकिन जो भारतीय कपास था इसकी गुणवत्ता शानदार थी, यानी कि शानदार किस्म का था और इसके जो भी रेशे या तंतु होते थे वो सबसे बारीक होते थे और सबसे स्टेबल होते थे और बहुत ही सॉफ्ट होते थे, जिसके माध्यम से या जिसके चलते जो दुनिया के जो तमाम देश हैं उसमें भारतीय कपास से बने जो कपड़े होते थे इसकी ज़्यादा डिमांड होती थी, जिससे कि दुनिया के तमाम व्यापारी भारत आते थे और इन वस्तुओं का या कपास के जो भी कपड़े होते थे उनका व्यापार करते थे और अपने देश में ले जाते थे। और कपास ही नहीं, रेशम के कपड़े का भी बहुत डिमांड था भारतीय। और जो भी विदेशी व्यापारी होते थे जैसे कि फारस हो गया, उसके बाद से क्या बोलते हैं आर्मेनिया हो गया, उसके बाद से इधर चले जाएंगे तो जापान की तरफ, तो तमाम ऐसे देश हैं जो भारत के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे। और इन दोनों वस्तुओं का, जैसे कपड़ों की बात की जाए तो कपास और रेशम, इन दोनों के कपड़े उत्पाद को ये लोग खरीदने का काम करते थे। अब बात करते हैं आर्मीनिया और फ़ारसी सौदागर। ये आर्मीनिया और फ़ारसी सौदागर समानतः ये देश वैसे तो एशिया के ही हैं, क्योंकि जो आज ईरान है पहले कभी फारस बोला जाता था। और यहाँ के जो भी व्यापारी है ये लोग भारत आते थे स्थलीय मार्ग के द्वारा, जलीय मार्ग के द्वारा, और यहाँ से जो रेशम के कपड़े हैं, सूती के कॉटन के कपड़े हैं, यहाँ से इस कपड़ों के थानों को अपने ऊँट पर या घोड़ों पर लाद कर यहाँ से पैदल ही वे लोग स्थलीय मार्ग के माध्यम से अपने देश ले जाते थे और इसको बेचने का कार्य करते थे। अब बात करते हैं सूरत, मछलीपट्टनम और हुगली। यहाँ तो ऊपर हम लोग बात कर रहे थे स्थलीय मार्ग के माध्यम से व्यापार की, लेकिन सूरत और मछलीपट्टनम और हुगली ये ऐसे बंदरगाह थे जिनके माध्यम से जलीय मार्ग के द्वारा व्यापार होता था और इसके माध्यम से जो भी सूती के कपड़े होते थे, रेशमी कपड़े होते थे, जहाज़ों के माध्यम से विदेशों को निर्यात किया जाता था और जिससे बहुत सारा पैसा भारत में आता था। वैसे बात करें तो सूरत की बात की जाए तो सामान्यतः यह गुजरात का बंदरगाह था और यहाँ से जो भी अरब कंट्रीज़ है उसके बाद से यहाँ तक कि यूरोप में भी इस बंदरगाह के माध्यम से भारतीय जैसे कपास के उत्पाद है, उसके बाद से रेशम के कपड़े हैं, इनका व्यापार होता था। उसके बाद से मछलीपट्टनम और हुगली। मछलीपट्टनम वैसे समानतः आंध्र प्रदेश और हुगली पश्चिम बंगाल के बंदरगाह थे और इन बंदरगाहों से पूर्व की दिशा में जितने भी देश थे उनसे व्यापार होता था और वे लोग इन्हीं व्यापारिक केंद्रों के माध्यम से कपड़ों के, जो भारतीय कपड़ों के उत्पाद होते थे, जो कपास के कपड़े होते थे, रेशम के कपड़े होते थे, इनको अपने देश में ले जाने का कार्य करते थे और भी व्यापारिक जो संबंध थे भारत के साथ इन्हीं बंदरगाहों के माध्यम से स्थापित किया गया। अब बात करते हैं भारतीय व्यापारी और बैंकर। ये जो भारतीय व्यापारी और बैंकर ये ऐसे लोग थे जो भारतीय जो किसान होते थे इनको घरेलू स्तर पर कपास के उत्पादन के लिए, उसके बाद से रेशम कपड़े बनाने के लिए, कपास
के उत्पादन के बाद से इनको फिनिशिंग या कपड़े बनाने के लिए ये लोग भारतीय किसानों या जो भारतीय कुटीर उद्योग से जुड़े हुए जो भी लोग थे उनको पैसा देते थे, उनसे किसानों से कच्चे माल खरीदते थे। उसके बाद से जो लोग कुटीर उद्योग में लगे रहते थे, जो इनसे कपड़े बनाते थे, उनको ये लोग पेशगी देते थे, यानी कि अग्रिम कर्ज देते थे। और अग्रिम कर्ज इसलिए देते थे कि उनको अनुबंधित करने के लिए कि जो भी आप उत्पाद बनाएंगे वो सिर्फ हमको बेचना है। और वे लोग अग्रिम कर्ज देने के बाद से ये लोग जब भी उनका उत्पाद बन जाता था तो उसको अपने अनुसार या तोल मोल करके कम दामों में उसको खरीदते थे। और ये लोग इन्हीं बंदरगाहों पर जो सूरत, मछलीपट्टनम और हुगली है ये ले जाते थे और यहाँ से विदेशी जो भी व्यापारी होते थे या जहाज़ मालिक होते थे उनको बेचते थे और बहुत सारा लाभ कमाते थे। यानी कि इस समय तक तो ब्रिटिशर्स के आने से पहले तो जो भी भारतीय व्यापार होता था कहीं ना कहीं पूरा भारतीयों का उस पर वर्चस्व था और ये लोग खूब लाभ कमाए। अब बात करते हैं बम्बई और कोलकाता। बम्बई और कोलकाता की बात की जाए तो ये ऐसे बंदरगाह हैं, इनका विकास तब से प्रारंभ हुआ जब से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई और इन्होंने धीरे धीरे अपना वर्चस्व स्थापित किया और जो भारतीय व्यापार था उस पर अपना एकाधिकार जमाया। एकाधिकार से आशय यह है कि कोई भी अगर व्यापारिक गतिविधि होती थी तो कहीं ना कहीं उस पर जो ब्रिटिश आधिपत्य है वह स्थापित होता था और ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ का जो हिस्सा कहीं ना कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट को जाता था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जाता था। जब से बम्बई और कोलकाता जो व्यापारिक जो बंदरगाह हैं इनका विकास हुआ उसके बाद से धीरे धीरे जो सूरत, मछलीपट्टनम और हुगली जो भारतीय व्यापारियों का केंद्र रहा उसका विकास रुक गया और ये लोग धीरे धीरे पतन की तरफ जाने लगे। और बम्बई और कोलकाता का 1740 के बाद से पूर्णतः व्यापार पर एकाधिकार हो गया और जो भारतीय व्यापारी थे वे भी मजबूर हो गए इन्हीं बंदरगाहों के माध्यम से ब्रिटिशर्स के अधीन व्यापार करने के लिए। धन्यवाद।